अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि हमें पता चले कि विटामिन्स हैं क्या, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और थोड़ा बहुत कि इन्हें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और इनका बॉडी के अंदर रोल क्या है। वैसे हम नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि विटामिन्स खुराक में लिया करें बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका रोल वाकई में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे है। क्या इनका रोल एंटीऑक्सीडेंट से बढ़कर भी है बॉडी के अंदर, और अगर है तो वैसे कौन से विटामिन्स हैं, उनका और मज़ीद क्या रोल है बॉडी के अंदर। सबसे पहले इनके नेम के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर नेम का जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है वाइटल, यानी कि नेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए। इनकी अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन पे बात करें ना, तो सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है नेचर के अंदर। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव पे कंसिस्टेड है। इनके अंदर कार्बन एटम पाया जाता है और हाइड्रोजन एटम्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये जो वाइटामिन्स हैं, इन्हें प्राइमरीली दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो वाइटामिन्स जो वाटर सोलुबल होते हैं और दूसरे वो वाइटामिन्स जो कि वाटर इनसोलुबल हैं। और वाटर इनसोलुबल होने का मतलब ये है कि वो प्राइमरीली फैट सोलुबल वाइटामिन्स होते हैं, यानी इनकी नेचर डिफरेंट होती है। एक अगर पोलर है तो दूसरा नेचर में नॉन पोलर है और वो नॉन पोलर सॉलिड्स में डिसॉल्व होते हैं। वाइटामिन्स को जब हम इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो प्राइमरीली जितने भी बी वाइटामिन्स होते हैं, बी वाइटामिन्स, वो सारे के सारे वाटर सोलुबल में आते हैं। इसके अलावा विटामिन सी वाटर सोलुबल है, जबकि फैट सोलुबल विटामिन्स के अंदर आप याद कर लें डेका, ये 4 तरह के विटामिन्स आते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। इनमें से अगर हम विटामिन सी की बात करें तो एक ऐसा विटामिन है जो हर इंसान की ज़बान पे है कि विटामिन सी अपनी खुराक में लाजमी लें, और वो वाकई में ऐसा है कि आपको लेना चाहिए क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है ना आपकी बॉडी के अंदर, वो है कोलेजन की प्रोडक्शन में। अब अगर हम कोलेजन की बात करें ना, ये एक प्राइमरीली एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज, आपकी स्किन, तकरीबन आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो आउटसाइड वॉल होती है, जिसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, वहाँ पर भी पाया जाता है और बहुत सी अलग जगहों पे। तो इसका बहुत प्राइमरी रोल है और विटामिन सी बहुत नेसेसरी है कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि कभी कभी विटामिन सी की कमी की वजह से नहीं हो पाता और लोगों के अंदर कोलेजन की कमी होती है। तो ऐसे केसेस में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम इन लोगों में देखा जाता है वो है गम से ब्लीडिंग। गम्स ब्लीडिंग विटामिन सी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर हम बी विटामिन की बात करें ना, तो इसके अंदर आता है विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, बी 9 एंड बी 12। तो ये टोटल 9 बी विटामिन हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है अपनी नेचर के अंदर। उनमें से हर एक को एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बी 1 की बात करें तो इसे थायमीन का नाम दिया जाता है, जिसकी जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादातर इनकी अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो जितने भी अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है कि खास तौर पे उनके अंदर थायमीन की कमी हो जाती है। विटामिन बी 2 की बात करें तो इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, तो इसका डेरिवेटिव एफ होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसका रोल आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन और इन प्रोसेसेस में पढ़ के आते हैं। विटामिन बी 3 की बात किया जाए तो इसे नाइसिन कहा जाता है, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव्स हैं अमाइड डेरिवेटिव्स जैसे कि नाइसिन अमाइड, इसका स्किन केयर इंडस्ट्री में बहुत वाइड यूज़ है। क्योंकि करता क्या है कि जो आपके स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, वो आपका जब कलर बनाते हैं यानी कि मेलानिन जो बनाते हैं उसे पैक कर देते हैं छोटे छोटे सैक्स के अंदर। तो जो कलर पिगमेंट होता है ये पैक्स में इस तरीके से पैक हो जाता है सैक्स के अंदर, और इन जो सैक्स होते हैं जिनके अंदर मेलानिन मौजूद होता है इन्हें हम बोलते हैं मेलानोसोम्स, यानी कि ऐसे बैग्स जिनके अंदर मेलानिन मौजूद है इन्हें हम कहते हैं मेलानोसोम्स। तो ये प्राइमरी करता ही है कि जो मेलानिन है वो आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में बनता है और आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर आके
ये बैग्स मेलानिन को रिलीज़ करते हैं, इसके आपकी स्किन के ऊपर कलर आता है। तो स्किन केयर इंडस्ट्री में इसका बहुत वाइडन यूज़ होता है ताकि ये जो नाइसिनामाइड है ये इन बैग्स को ऊपर लेयर्स पे नहीं आने देता, इसकी वजह से स्किन ब्राइटन अप होती है। तो नाइसिनामाइड एक ऐसा अमाइड डेरिवेटिव है जिसका बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विटामिन B5 ये तो ऑलमोस्ट हर स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर होता है। इसको पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, पेंथेनॉल बोला जाता है, इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं। तो ये तकरीबन हर स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, आपको तकरीबन ये हर मॉइस्चराइज़र के अंदर मिलेगा। तो इसका काम भी स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है प्राइमरीली। इसके अलावा विटामिन B6 इसे पेरिडॉक्सिन बोला जाता है। इसके अलावा विटामिन B7 जिसे बायोटिन बोला जाता है, जो कि फॉर सम रीज़न काफ़ी अरसे तक डिफरेंट ममालिक में डॉक्टर्स ने जब हेयर फॉल का मसला होता था लोगों को दिया था, जिसका एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है कि देना चाहिए। देखिए, जो बायोटिन है ना, अगर उसकी सप्लीमेंट्स तो आप तब लें जब आप उसकी डेफिशिएंसी हो, जो कि बहुत रेयर केस में होती है। देखिए, जो बायोटिन है ना, उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा वो हैं एग को बगैर यानी फ्राई किए या फिर उसे पकाए बगैर अनकुक्ड एग को ले रहे हैं। तो जो एग वाइट होती है ना, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम एविडिन। तो ये इनहिबिट करता है बायोटिन की एब्जॉर्प्शन इन द गट। तो आपके गट में से बायोटिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से बायोटिन की कमी हो जाती है। अब आप खुराक से नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इनफ बायोटिन लेते हैं तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं होती बायोटिन सप्लीमेंट लेने की। और इतने ऑलमोस्ट अगर आप 20 रॉ एग्स खाएं ना, तब जाके आपको बायोटिन डेफिशिएंसी होती है। लेकिन ना, एक तो पहली बात है कि ज़्यादातर लोग रॉ एग खा रहे होते हैं और ना ही कोई इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स खा रहा होता है, तो बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। विटामिन B9 और B12 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है, जबकि B12 को कोबालामिन कहा जाता है। इन दोनों का जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये दोनों रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो फैट सोलुबल वाइटामिन हैं, जैसे कि विटामिन D, आपको पता है कि ये एक ऐसा विटामिन है जो इंसान की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ UVB रेज स्पेसिफिकली। तो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं कि UV रेज और UV में भी UVB रेज जो हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल को कन्वर्ट कर देता है इनटू विटामिन D। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। आप दिन में सिर्फ अगर 10 मिनट भी सनलाइट में बैठ जाएं, सिर्फ अगर आपके हाथ और पाँव एक्सपोज हो, तो आपका इनफ विटामिन D बॉडी में बन जाता है। इसके अलावा जो सनस्क्रीन का लोग यूज़ करते हैं, उससे ऐसा कोई इतना मसला होता नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन भी आपको 97 to 98% प्रोटेक्शन देती है। तो इवन उसमें से भी कुछ फोटोन्स पेनिट्रेट करके आपकी स्किन में जा रहे होते हैं, तो आपकी जो विटामिन D की डिमांड होती है मेरे ख्याल से सनस्क्रीन के साथ भी पूरी हो जाती है। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा जो विटामिन K है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो विटामिन A है, ये एक होली ग्रेल इंग्रेडिएंट है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी रेटिनॉइड्स होते हैं इन्हें प्राइमरली रेटिनॉइड्स कहा जाता है विटामिन A को। तो इनकी अल्कोहलिक फॉर्म होती है, इसे हम रेटिनॉल बोलते हैं, या इनकी एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है, इसे हम रेटिनल या रेटिन एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके अलावा इनकी जो कार्बोक्सिलिक फॉर्म होती है उसे हम रेटिनोइक एसिड बोलते हैं। तो जिन लोगों को एक्नी होती है या बहुत सीवियर किस्म की एक्नी होती है, एक्नी प्रोन स्किन होती है उनकी, या सिस्टिक एक्नी होती है, उन्हें ये चीज़ें जल्दी उम्र में रिकमेंड कर दी जाती हैं। वरना विटामिन A का जो डर्मेटोलॉजी में रोल है वो एंटी एजिंग का है, और किसी भी इंग्रेडिएंट में इस तरह की चीज़ नहीं देखी गई। देखा जाता है कि जब रेटिनॉल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है तो सिग्नल करता है आपके स्किन सेल्स को कि ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो, ट्रांसलेशन ज़्यादा हो, और इवेंचुअली जो कोलेजन प्रोडक्शन है आपकी स्किन में वो ज़्यादा हो। तो होता कुछ यूँ है कि नॉर्मली तो आपके यानी स्किन प्लम्प होती है जब आप यंग होते हैं, लेकिन 20 की एज के बाद हर साल आपका जो स्किन है वो 1% कोलेजन लूज़ करती है, 1% कोलेजन एवरी सिंगल ईयर, जिसकी वजह से 30-40 साल की उम्र में आपको स्किन लगता है कि अभी एज कर रही है, रिंकलिंग होना स्टार्ट होती है इस तरीके से। तो काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट 25 की एज के बाद रेटिनॉल
प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद जो उसकी जो अमाउंट होती है वो तकरीबन अम, कई अरसे बाद 4 से 5 महीने बाद 1 साल के बाद बढ़ाई भी जाती है। स्ट्रॉन्गर वेरिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग जो है वो एस्टर्स भी यूज़ करते हैं रेटिनॉल के। इसका एक एस्टर फॉर्म भी होता है जिसे हम रेटिनाइल पाल्मिटेट बोलते हैं। तो ये है ओवरऑल विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। बाकी इनका इवेंचुअली रोल कैसे है हर चीज़ के अंदर, जैसे विटामिन सी का कोलेजन में रोल क्या है, किस तरीके से कोलेजन और कौन सा स्टेप होता है जहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, या विटामिन बी9 और बी12 का रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में रोल क्या है, ये हम डीपली पढ़ेंगे। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स।